फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल स्पॉन्सर से लेके इंडियन टीम की जर्सी तक बायजूस ने एक ऐसी इमेज बना दी थी कि बाहर से देखो तो लगता है दे आर डूइंग सो गुड। अच्छा। वो कहते हैं ना कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। कवर तो बहुत बेहतरीन था, पर जब आप उस बुक के पन्ने पलटते हो तो आपको रियलाइज होता है कि उसमें बहुत घपले हैं। Byju's, the once poster boy of India's startup sector, is now in the news for all the bad reasons. And bad news, in fact, for the Indian edtech giant Byju's does not seem to be ending anytime soon either. The company has been in the news for all wrong reasons on a daily basis. What's going wrong with edtech firm Byju's? बायजूस ने साफ साफ मना कर दिया है 1.2 बिलियन डॉलर का लोन चुकाने से। उनके ऑफिशियल ऑडिटर डिलॉयट ने रिजाइन कर दिया है। उनके 3 बोर्ड मेंबर्स ने भी रिजाइन कर दिया है। अब उनके बोर्ड मेंबर्स में सिर्फ उनके फैमिली मेंबर्स रहे हैं। उनके सीईओ बायजू रविंद्रन, उनकी वाइफ और उनके भाई। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी बायजूस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिले करती जा रही है कंटिन्यूसली। शायद ऐसा हो सकता है कि वो अपने लॉसेस छुपाने के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिश नहीं कर रहे हैं। अगर आप कुछ साल पहले जाओगे तो आप देखोगे कि बायजूस वॉज अनस्टॉपेबल। एक्सपीरियंस टीचर और एक्सपर्ट्स को हायर किया जा रहा था टू क्रिएट अ कंटेंट फिल्ड सिस्टम बच्चों के लिए। सेल्स एंड मार्केटिंग पे फोकस किया जा रहा था ताकि पेरेंट्स को कन्विंस कर सके टू इन्वेस्ट इन देयर चाइल्ड्स फ्यूचर। कोविड के टाइम पे इसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो गई थी। लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे थे, इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन की वैल्यू काफी बढ़ गई थी, स्पेशली इन इंडिया में जहाँ सारी चीजें ऑनलाइन हो रही थी। आईटी और टेक इंडस्ट्री बहुत रैपिडली ग्रो कर रही थी और ऑनलाइन एजुकेशन को फ्यूचर कंसिडर करने लगे थे। इसमें सबसे आगे जो लीड कर रहा था वो बायजूस था, जिसके चलते इन्वेस्टर्स वर सो बुलिश दैट दे वर रेडी टू बेट एवरीथिंग ऑन बायजूस। उस समय बायजूस की वैल्यूएशन 22 बिलियन डॉलर पहुंच गई थी और आज वो वैल्यूएशन 5 बिलियन डॉलर पहुंच गई है और वो और भी कम हो रही है। बेसिकली एक कंपनी की वैल्यूएशन ये बताती है कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, उस कंपनी की वर्थ क्या है। उसके फ्यूचर कैश फ्लो को देख के हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू बताते हैं। सो बायजूस बहुत अच्छा कर रहा था दैट टाइम। उन्होंने दूसरे एडटेक और अपने राइवल्स को भी एक्वायर कर लिया था। इक्विटी रेस करके उन्होंने फंडिंग भी उठा रहे थे, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब आई जब उन्होंने डेट लेना भी स्टार्ट कर दी, लोन्स लेना स्टार्ट कर दिए, बिकॉज दे वर सो हैप्पी। सब अच्छा हो रहा है और सब चीज जल्दी करने के चक्कर में उन्होंने सब खराब कर दिया। उन्होंने 1.2 बिलियन डॉलर का टर्म लोन उठा दिया और यहीं से सारी चीजों की शुरुआत हुई। टर्म लोन्स को बेसिकली हम चीप लोन्स में कंसिडर करते हैं कि जो टीएलबी होता है टर्म लोन्स, उसमें लेंडर्स के पास काफी टाइम होता है टू रीपे द होल अमाउंट। दे डू नॉट नीड टू पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एवरी फ्यू मंथ्स। उनके पास आराम से 5-6 साल होते हैं टू रीपे द होल अमाउंट। उनको सिर्फ कुछ अमाउंट रीपे करना पड़ता है एवरी फ्यू मंथ्स। बट इस लोन में बोरोवर का रिस्क बहुत ज्यादा होता है क्योंकि 5-6 साल में बहुत कुछ हो सकता है, वो कंपनी डूब सकती है। इसलिए कुछ कंडीशंस रखी जाती है। जैसे बायजूस के केस में उन्होंने बायजूस की सब्सिडरी कंपनी अल्फा को कोलेट्रॉल रखा विद 2 मोर कंडीशंस। सबसे पहली कंडीशन, बायजूस को इस लोन को विद इन 9 मंथ्स रेट कराना होगा क्रेडिट कंपनीज से। बेसिकली मेरा मतलब ये है कि क्रेडिट कंपनीज आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करती है और ये प्रोजेक्शन निकालती है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि आप उस लोन में डिफॉल्ट कर सकते हो और उस बेसिस पे उस लोन को रेट किया जाता है। सेकंड, बायजूस के जो ऑफिशियल ऑडिटर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे और एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे जिसमें ये लिखा होगा, ये मेंशन होगा कि उसके अकाउंट्स में, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। बट बायजूस ने इन दोनों कंडीशंस में से किसी को भी फॉलो नहीं किया। उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी डिले करी। जो टीएलबी है टर्म लोन्स, वो मार्केट में ट्रेड होता है जैसे स्टॉक्स होते हैं। सो अगर ओरिजिनल लैंडर चाहे तो इस लोन को बेच सकता है। जैसे स्टॉक मार्केट में लोगों को लगता है कि स्टॉक गिरने वाला है तो सेंटीमेंट से स्टॉक गिरने लगता है, उसी तरह से अगर लोगों को लगने लगे कि बायजू ये लोन नहीं चुका पाएगा तो सेंटीमेंट से उस लोन की प्राइस गिरने लगती है। और उसी के चक्कर में सितंबर 2022 को वो लोन 30% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा था, जिसको देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर्स को वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी और उन्होंने उसको बाय कर दिया बिकॉज दे थॉट कि बायजूस ये लोन चुका देगा। बट दे कैन नॉट जस्ट सिट एंड रिलैक्स, उनको कुछ तो करना ही था। इसलिए उन्होंने बायजूस को ये बोला कि आपने ये कंडीशन फॉलो नहीं करी है, इसलिए आपको कुछ अमाउंट प्री पेमेंट करना पड़ेगा। एंड दे इवन ट्राई टू टेक ओवर बायजूस यूएस सब्सिडरी कंपनी अल्फा। ऑन द अदर हैंड बायजूस ये बोल रहा है that they are not happy with the way these people are doing things. They are bullying us, especially a firm called Redwood, जो गलत तरीके से बायजूस की यूएस सब्सिडरी फर्म को अल्फा को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके रिस्पॉन्स में बायजूस ने कोर्ट केस फाइल कर दिया अगेंस्ट दिस इन्वेस्टर्स और उन्होंने ये भी कहा कि हम पैसे जब तक नहीं लौटाएंगे जब तक ये कोर्ट केस सॉल्व नहीं होता। Byju's has filed a lawsuit against the lenders of its $1.2 billion Term Loan B in New York. The company has accused Redwood Capital, and I quote, of predatory tactics and has issued a notice to disqualify it as a lender. Well, because of this, some people are saying कि उनके पास पैसे नहीं है
इसलिए बायजूस ये सारी चीजें कर रही है। और बायजूस वाले बोल रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। कुछ टाइम से बायजूस पे काफी एलिगेशन लगे। बहुत सारे पेरेंट्स ने आगे बढ़ के ये कहा है कि उनके सेल्समैन और मार्केटिंग पीपल उनको और उनके बच्चों को हैरेस करते हैं बाय प्रूविंग कि उनके बच्चे वीक हैं और उनका फ्यूचर ब्राइट नहीं है। अगर वो ये कोर्स बाय करेंगे ओनली देन दे कैन सर्वाइव। रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स में एक कारपेंटर की स्टोरी आई थी जिसमें दो सेल्समैन उस कारपेंटर को अप्रोच करते हैं पार्क में और उसके बच्चे से 2 घंटे बात करने के बाद ये कंक्लूजन निकालते हैं कि आपका बच्चा बहुत वीक है और उसका फ्यूचर भी आपके जैसा ही हो सकता है एंड ही वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग इन हिज लाइफ। जिसके चलते वो कारपेंटर जिसकी सैलरी 20,000 थी उसको 36,000 का वो कोर्स लेना पड़ा। और एक एलिगेशन उन पे ये है कि पेरेंट्स और कस्टमर जिन्होंने वो कोर्स लोन पे लिया था, जब वो कैंसिलेशन और रिफंड की बात करते हैं तो बायजूस वाले प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं और इमीडिएटली उस लोन को बंद नहीं करते, जिसके चलते ईएमआई कटती रहती है। उन पे ये भी एलिगेशन है कि उन्होंने टीडीएस काटा अपने एम्प्लॉयज से, बट वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया। हर कंपनी का एक ऑफिशियल ऑडिटर होता है जो आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करके ये बताता है कि आपकी कंपनी में सब सही चल रहा है या नहीं। रिसेंटली बायजूस के ऑफिशियल ऑडिटर डिलॉयट ने रिजाइन कर दिया है और उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में ये कहा है कि बायजूस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत टाइम से डिलेड है। दे इवन ट्राइड टू कॉन्टेक्ट देयर एमडी बायजू रविंद्रन बट नथिंग हैपेंड। डिलॉयट का रिजाइन करना, उनके बोर्ड मेंबर्स का रिजाइन करना, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिलेड होना, इन सारी चीजों से गवर्नमेंट रेगुलेटर्स के इंटरवेंशन की पॉसिबिलिटीज काफी बढ़ जाती है और अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो बहुत सारी चीजें निकल के बाहर आएगी विच वुड नॉट बी गुड फॉर बायजूस। बायजूस की लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट FY21 की आई, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं आया और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बायजूस ने 4,588 करोड़ का लॉस बुक किया था जो 20 टाइम्स है FY20 के, जिसमें व्हाइट हेड जूनियर ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया उस लॉस में। इन शॉर्ट बायजूस एक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं, उनके एक्सपेंसेस ही काफी ज्यादा है। जो बाकी 3 एडटेक प्लेटफॉर्म्स है अनअकैडमी, वेदांतु, अपग्रेड, उनका कंबाइंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस 793 CR है और बायजूस का 3 टाइम्स है उस कंबाइंड एक्सपेंसेस के। बायजूस ये क्लेम कर रहा है कि FY22 में हम 10,000 करोड़ का ग्रोस रेवेन्यू करेंगे और व्हाइट हेड जूनियर को छोड़ के हमारे सारे बिजनेस प्रॉफिटेबल होंगे, बट दिस आर अनऑडिटेड रिपोर्ट्स। इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश नहीं होती हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते। एक चीज तो पक्का है कि बायजूस काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहा है अबाउट देयर मेन एडटेक प्लेटफॉर्म लाइक ग्रेट लर्निंग और आकाश। वेल अकॉर्डिंग टू द न्यूज आकाश का IPO आने वाला है जहां वो $1 बिलियन रेज करेंगे। अगर ऐसा होता है तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर बायजूस। रिसेंटली बायजू रविंद्र ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी विद देयर एम्प्लॉयज जिसमें उन्होंने सबको सेटिस्फेक्शन दी थी और बताया था कि सिचुएशन इतनी खराब नहीं है जितना मीडिया शो कर रहा है। हम कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे हैं फंड रेज करने के लिए थ्रू इक्विटी और अगर इन केस हम नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास बहुत एसेट्स बचे हैं जिनको हम बेच के इजिली फंडिंग ले सकते हैं।